हेलो बच्चों। तो विद्यार्थी विजन में आपका स्वागत है। मैं जीसान अहमद आज आपको कराऊंगा कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान में भूगोल चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 4 कृषि। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। बच्चों पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कृषि किसे कहते हैं और कृषि कितने प्रकार की होती है। बच्चों पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया था आपको विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलों के बारे में बताया था, जिसमें चावल, गेहूँ, गन्ना ये सब बताया था। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के बारे में, और इस पार्ट 3 में बच्चों मैं आपको अखाद्य फसलों के बारे में बताऊंगा। यानी रबड़ हो गया, रेशेदार फसल हो गया बच्चों, जूट हो गया। साथ ही साथ में आपको मैं बताऊंगा बच्चों बागवानी फसलों के बारे में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही साथ में बच्चों हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण का कृषि पे क्या प्रभाव पड़ा था। तो बहुत सारी जानकारी बच्चों आज भी आपको मिलने वाली है, और उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने पार्ट 1 और 2 देख लिया होगा। पार्ट 3 बच्चों हम अच्छे से करेंगे, और इसमें कई सारी आपको जानकारी पता चलेगी। हम कपास के बारे में पढ़ेंगे, जूट के बारे में पढ़ेंगे, भारत में कहाँ पर ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, इसके बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं आज। उससे पहले बच्चों अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको देख लेना बच्चों, उसके बाद ही पार्ट 3 को आप देखना। तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक है पहला बच्चों बागवानी फसलों के बारे में। तो बागवानी फसल आखिर किसे कहते हैं? तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हमारा भारत जो है वो उष्ण और शीतोष्ण यानी दोनों प्रकार की जलवायु के लिए अनुकूल है बच्चों, यानी उष्ण भी और शीतोष्ण भी है। दोनों कटिबंधीय के प्रकार के बच्चों हम फलों का उत्पादन कर सकते हैं, साथ ही साथ में सब्जियों का उत्पादन भी कर सकते हैं बच्चों। तो बागवानी फसल बच्चों भारत में लगभग विश्व का 13% सब्जियों का उत्पादन अकेले बच्चों भारत करता है, और विश्व में बच्चों चीन के बाद हम किसमें 2nd स्थान पे आते हैं बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि भारत उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंधीय प्रकार का जो है फलों का उत्पादक रहा है बच्चों, फल और सब्जियों का। और भारत जो है विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन अकेले ही करता है बच्चों। विश्व में हम बागवानी फसलों में हम 2nd स्थान पे आते हैं। फर्स्ट पे आता है बच्चों चीन आता है। फर्स्ट पे कौन आता है बच्चों? चीन। और ऐसा क्यों है बच्चों, भारत में इतना क्यों 13% क्यों होता है? क्योंकि हमारे वहाँ उष्ण जलवायु भी पाई जाती है और शीतोष्ण भी पाई जाती है। उष्ण मतलब होता है गर्म बच्चों, शीतोष्ण मतलब शीत प्लस उष्ण बच्चों, यानी गर्म और सर्दी दोनों पाई जाते हैं बच्चों। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? बागवानी फसल कहते हैं। दूसरा आता है बच्चों हमारी कुछ अखाद्य फसलें, और अखाद्य फसलों में बच्चों हम पढ़ेंगे रबड़ हो गया, रेशेदार फसल हो गया बच्चों। तो बच्चों रबड़ जो है एक भूमध्य क्षेत्र की फसल है बच्चों, लेकिन विशेष परिस्थिति में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है बच्चों। रबड़ सबसे ज्यादा जैसे कि आपको पता है बच्चों कहाँ होता है? मलेशिया में होता है। कहाँ होता है बच्चों रबड़ की खेती सबसे ज्यादा? मलेशिया में होता है। वर्षा अगर पूछो वर्षा की मात्रा बच्चों 200 सेंटीमीटर से भी अधिक चाहिए होता है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। अगर पूछो बच्चों रबड़ कैसी फसल है बच्चों? भूमध्य सागरीय फसल है बच्चों। कौन सी है? रबड़। लेकिन बच्चों परंतु विशेष परिस्थिति में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। वर्षा की मात्रा बच्चों 200 सेंटीमीटर से भी अधिक चाहिए होता है, और इसका तापमान कितना होना चाहिए बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ में बच्चों आपको पता होगा कि इसके उत्पादक क्षेत्र केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है ज्यादा। और विश्व में कहाँ होता है बच्चों रबड़ सबसे ज्यादा? मलेशिया में होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रेशेदार फसलों के बारे में। रेशेदार फसल में बच्चों कौन कौन सी फसल आती है? कपास हो गया, जूट हो गया, है ना। प्राकृतिक रेशम जो है भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसल है बच्चों। इनमें से बच्चों जो 3 होते हैं वो मिट्टी में उगाई जाती है बच्चों, लेकिन जो चौथा है ना बच्चों रेशम प्राकृतिक रेशम जो होता है बच्चों, इसके लिए रेशम के कीड़े यानी कोकून, रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं बच्चों? कोकून से प्राप्त होता है बच्चों। और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना पड़ता है, और इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेशम कीट पालन कहते हैं। तो रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है बच्चों? रेशम कीट पालन कहलाता है। क्या कहते हैं बच्चों? रेशम कीट पालन कहते हैं, यानी कोकून से मिलता है बच्चों। इंग्लिश में बच्चों इसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब क्या होता है? रेशम के कीटों को पालना क्या कहलाता है बच्चों? सेरीकल्चर कहलाता है। अगला है बच्चों आपका कपास। अगर पूछे बच्चों कपास हमारे वहाँ पे 2 प्रकार के पाए जाते हैं कपास। एक होता है बच्चों छोटे रेशे वाले कपास,
तो जो छोटे रेशे वाले कपास होते हैं ना वो भारतीय है, मूल रूप से वो कैसे हैं बच्चों, भारतीय। छोटे रेशे वाले कपास को हम क्या कहते हैं बच्चों, भारतीय कहते हैं। और एक होता है बच्चों लंबे रेशे वाले कपास। तो लंबे रेशे वाले कपास कौन से होते हैं बच्चों, किस किस्म के हैं, अमेरिकन है बच्चों। ये कैसे हैं, अमेरिकन। तो कपास छोटे रेशे वाले जो होते हैं वो भारतीय होते हैं, लंबे रेशे वाले कहाँ के होते हैं बच्चों, अमेरिकन होते हैं। और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है अमेरिकन कपास को बच्चों नरमा कहा जाता है। यानी एक प्रकार से जो अमेरिकन कपास होता है ना उसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, नरमा बोलते हैं। तो भारत जो है कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। चीन के बाद कपास में बच्चों दूसरा स्थान आता है। कपास कैसी फसल है बच्चों, खरीफ की, यानी एक वर्षा ऋतु में बोई जाती है बच्चों, जो दक्कन के पठार में और काली मिट्टी में उगाई जाती है। जब बच्चों मैंने मृदा पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था काली मृदा की मुख्य फसल कौन सी होती है बच्चों, कपास। कौन सी मृदा बच्चों, काली मृदा की मुख्य फसल कौन सी है बच्चों, कपास है। कपास दो प्रकार के होते हैं बच्चों, छोटे रेशे वाले और लंबे रेशे वाले। छोटे रेशे वाले कहाँ के हैं बच्चों, भारतीय हैं। लंबे रेशे वाले अमेरिकन है। और उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकन रेशों को क्या कहते हैं बच्चों, नरमा कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा जूट। जूट जो है बच्चों विश्व का 60% उत्पादन अकेले बच्चों भारत में होता है। हमारे वहाँ पे जूट का उत्पादन होता है। इसमें से भी जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है बच्चों, 75% कहाँ होता है बच्चों, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में होता है। और जूट को ही बच्चों हम सुनहरा रेशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा। जूट या पटसन को हम क्या कहते हैं बच्चों, सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ आती है और नई मिट्टी जमा रहती है बच्चों। जूट का उपयोग बोरिया बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी, तंतु, धागे, बस्करी ये सब बनाने में किया जाता है बच्चों। अगर पूछे सर्वाधिक जूट कहाँ पर होता है बच्चों, तो पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है बच्चों, गुजरात में होता है। सबसे ज्यादा कपास कहाँ है बच्चों, गुजरात। मैप में आ सकता है बच्चों कि सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है, गुजरात में। सबसे ज्यादा जूट कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। सुनहरा रेशा किस फसल को कहते हैं बच्चों, जूट की फसल को हम क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों आपका अगला टॉपिक है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। इसके बारे में बच्चों हमें अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको बच्चों कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। साथ ही साथ में क्या हुआ था बच्चों, पाकिस्तान नाम से एक अलग देश बना था। 1/3 इंची क्षेत्र बच्चों पाकिस्तान के पास चली गई, और जिससे भारत में क्या हुआ था बच्चों, खाद्यान्न की समस्या आ गई थी। भारत की 70% से भी ज्यादा अधिक आबादी बच्चों आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। और स्वतंत्रता के पश्चात बच्चों देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी की गई थी बच्चों। चकबंदी का मतलब होता है बच्चों जो बिखरी हुई जोत होती है ना उनको एक कर दिया गया था बच्चों। सहकारिता तथा जमींदारी आदि की समाप्ति को करने के लिए प्राथमिकता की गई थी बच्चों। और हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार प्रमुख लक्ष्य रखा था बच्चों। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था बच्चों, 1951 से लेकर 1956 तक आया था बच्चों। पंचवर्षीय योजना कौन लाता है बच्चों, योजना आयोग लाता है। कौन लाता है बच्चों, योजना आयोग लाता है। क्या लाता है बच्चों, पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था बच्चों, कृषि पे सुधार करना था। साथ ही साथ में बच्चों 1960 और 70 के दशक में सुधार के लिए हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसे कृषि सुधार की प्रमुख रणनीति आई थी बच्चों। अब हम जानते हैं बच्चों ये हरित क्रांति और श्वेत क्रांति आखिर थी क्या। तो बच्चों हरित क्रांति को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर पूछो बच्चों कब आई बच्चों भारत में, 1960 और 70 के दशक में भारत में आई थी बच्चों। अगर पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चों, विश्व में जनक कौन है बच्चों, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, नॉर्मन बोरलॉग है बच्चों। अगर पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चों, एम.एस. स्वामीनाथन है, एम.एस. स्वामीनाथन है बच्चों। साथ ही साथ में अगर बच्चों आपको बता दें कि हरित क्रांति से क्या हुआ था बच्चों, HYV यानी उच्च उत्पादकता वाले बीजों का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ में बच्चों कीटनाशकों का प्रयोग किया गया था, उर्वरकों का प्रयोग किया गया था बच्चों, है ना। सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था बच्चों। और सबसे पहले कहाँ पर आई थी बच्चों हरित क्रांति, पंजाब में आई थी बच्चों। साथ ही साथ में हरियाणा में आई थी। और पश्चिमी यूपी में सबसे पहले क्या आई थी बच्चों, पश्चिमी यूपी में हरित क्रांति आई थी। इससे सारी फसलें बच्चों प्रभावित नहीं हुई थी, सिर्फ 2 फसल हुई थी बच्चों। एक थी बच्चों गेहूं और दूसरी क्या थी बच्चों,
चावल थी, और इससे जो है हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव पड़े थे बच्चों, और उत्पादकता हमारी जो है बढ़ गई थी, और हम खाद्यान्न में क्या हो गए थे बच्चों, आत्मनिर्भर बन गए थे। तो ध्यान रखना बच्चों, हरित क्रांति को हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन 60 से 70 के दशक में आई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चों, नॉर्मन बोरलुग है बच्चों, और भारत में कौन है बच्चों, MS स्वामीनाथन है। इसमें हमने HYV बीजों का इस्तेमाल किया था बच्चों, कीटनाशकों और उर्वरकों का इस्तेमाल किया था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में आए थे बच्चों। गेहूं और चावल की में हम आत्मनिर्भर हो गए थे बच्चों। साथ ही साथ में बच्चों दूसरा चीज जैसे कि मैंने बताया था आपको बच्चों, श्वेत क्रांति बच्चों किससे रिलेटेड है, तो ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है बच्चों। किससे, दूध उत्पादन से। अगर पूछो बच्चों आपसे श्वेत क्रांति के जनक कौन है बच्चों, तो वर्गीज कुरियन है बच्चों। कौन है, वर्गीज कुरियन को हम क्या कहते हैं बच्चों, श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं बच्चों। और इसी श्वेत क्रांति की वजह से हम दुग्ध उत्पादन में भी आत्मनिर्भर और नंबर 1 हो गए थे बच्चों। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है बच्चों, दूध उत्पादन से रिलेटेड है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में बच्चों 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। संस्थाओं तकनीकों से के माध्यम से सुधारों पर जो है ये पूरा आश्रित था बच्चों। इसके साथ बच्चों सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, बीमारी, चक्रवात, आग, इन सभी के लिए बच्चों फसलों की बीमा तथा किसानों को कम दर पर ऋण की सुविधा भी की गई थी बच्चों। देने के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, सहकारी समितियां हो गई, और कई सारे बड़े बड़े बैंक हो गए जो कि किसानों के लाभ के लिए बच्चों स्थापित किए गए थे बच्चों। क्रेडिट कार्ड हो गया, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना हो गया, ये सारी योजनाएं बच्चों शुरू की गई थी ताकि संस्थागत विकास हो सके बच्चों। इसके अलावा जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी बच्चों किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे बच्चों। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए MSP बच्चों, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायता मूल्य, और कुछ महत्वपूर्ण फसलों को लाभदायक पर खरीद कर मूल्यों को सरकार की घोषणा करती थी बच्चों। तो ये विभिन्न कार्य बच्चों सरकार के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए है ना किया गया था बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी रोजगार और उत्पादन में आखिर योगदान क्या है बच्चों। तो मैंने बताया बच्चों कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बच्चों। लगभग 2/3 आबादी यानी 70% से ज्यादा आबादी बच्चों हमारी कृषि करती थी बच्चों। सकल घरेलू, लेकिन बच्चों जो GDP है ना, GDP का फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो है कृषि का योगदान 1951 में लगातार घटने के बाद 2010 और 11 में बच्चों 52% जनसंख्या को क्या करती है, रोजगार देती है बच्चों। पिछले कुछ वर्षों में GDP में वृद्धि हुई तो है, लेकिन उसमें बच्चों जो कृषि के क्षेत्र में जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई है बच्चों। रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं बच्चों। तो ये ध्यान रखना है आपको कि GDP में उसमें बच्चों कृषि क्षेत्र में रोजगार तो अपार है बच्चों, लगते जा रहे हैं, लेकिन उससे बच्चों हमारी GDP में वृद्धि नहीं हो रही है बच्चों। तो कृषि का बच्चों GDP में अंश जो है घटता जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएगा, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ साबित होगा बच्चों। भारत सरकार ने कृषि के आधुनिकीकरण के लिए बरसर प्रयास किए हैं बच्चों, और भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के लिए अनुसंधान और विकास को भी बच्चों वरीयता दी गई है। यानी बच्चों भारत सरकार ने कृषि आधुनिकीकरण के लिए कई सारे प्रयास किए थे, है ना। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बना दिया बच्चों, कृषि विश्वविद्यालय बना दिए, पशु चिकित्सक सेवाओं के लिए सेवाएं खोल दी बच्चों, पशु प्रजनन केंद्र खोल दिए बच्चों, बागवानी, है ना। साथ ही साथ में मौसम विकास कार्यक्रम, कई सारे बच्चों जो पूर्वानुमान से बता देते बच्चों, उन सब की स्थापना की गई है। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्वीकरण किसे कहते हैं बच्चों, जैसा कि आपको पता है LPG की नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारत पे बच्चों क्या की गई थी, थोप दी गई थी, है ना। ऐसा क्यों हुआ था बच्चों? क्योंकि भारत के पास आयात करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होती है ना बच्चों, वो खत्म हो गई थी, है ना। हमने $7 बिलियन बच्चों उधार लिया था। तो वैश्वीकरण की घटना उपनिवेश काल से ही मौजूद है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए थे और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया था बच्चों। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना पड़ेगा बच्चों। जब भी भारतीय कृषि जो है सुधर सकती है। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा, ये था आपका बच्चों पूरा चैप्टर। आज हमने पढ़ा संस्थागत सुधार के बारे में, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रमुख बागवानी फसलों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार बच्चों पूरा कृषि चैप्टर हम उसका क्या करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में बच्चों पूरा चैप्टर एकदम मैप की तरह बच्चों बैठ जाए और आप कभी भी उसको भूल नहीं पाए। तो हम बच्चों क्विक रिवीजन करने वाले हैं बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों कि हमारा भारत कैसा देश है बच्चों, एक कृषि प्रधान देश है बच्चों। और भारत में लगभग 70% जनसंख्या यानी 2/3 आबादी बच्चों क्या करती है, कृषि करती है बच्चों। और मैंने उसके बाद में बच्चों आपको कृषि की उपयोगिता के बारे में भी बताया था। कृषि की उपयोगिता के बारे में बताया था बच्चों। कृषि की उपयोगिता कितने प्रकार के बच्चों, 3 प्रकार से हम देख सकते हैं बच्चों। नंबर 1 क्या था बच्चों कि ये खाद्यान्न का क्या करती है बच्चों, कृषि खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं बच्चों। और साथ ही साथ में बच्चों कृषि पदार्थ को क्या करते हैं, हम निर्यात भी किया जाता है बच्चों। और उसके साथ में बच्चों कृषि को कहता है कि उद्योग के लिए बच्चों क्या करती है, उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं बच्चों। लेकिन समय में बच्चों क्या है, हमारे वहाँ भौतिक पर्यावरण में बदलाव आया है, इसलिए भारत में कृषि भी कई प्रकार की पाई जाती है बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था बच्चों कि कृषि के प्रकार में मैंने आपको सबसे पहले बताया था बच्चों, क्या बताया था बच्चों, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसके अंतर्गत बताया था बच्चों मैंने आपको कि ये क्या होता है, पूर्णतः किस पे निर्भर होता है बच्चों, प्रकृति पे निर्भर होता है। और इसमें परंपरागत औजार का बच्चों प्रयोग किया जाता है बच्चों। दूसरा मैंने बताया था इसी का एक रूप है बच्चों कर्तन एवं दहन प्रणाली। यानी पहले बच्चों किसान एक जमीन का टुकड़ा साफ करेगा, उसको जला देगा, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कर्तन और दहन प्रणाली। और इसको झूम खेती भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, झूम खेती यानी झूमिंग कृषि भी कहते हैं बच्चों इसको। दूसरा आता है बच्चों हमारा क्या, गहन जीविका कृषि को जो बच्चों ज़्यादा अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गहन जीविका कृषि। और इसमें थोड़े बहुत बच्चों आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका बच्चों, आधुनिक तकनीक का, HYV बीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तीसरा मैंने बच्चों आपको बताया था वाणिज्यिक कृषि यानी जो वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। और वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है बच्चों रोपण कृषि, यानी बहुत बड़े भूक्षेत्र पे एकल फसल बोया जाता है। और रोपण में कौन कौन सी फसल आती है बच्चों, चाय आ गई, कॉफ़ी आ गया, तीसरा आ गया बच्चों रबड़ आ गया, चाय कॉफ़ी रबड़। रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चों, मलेशिया में होता है। रबड़ कहाँ होता है बच्चों सबसे ज़्यादा, मलेशिया में। कॉफ़ी कहाँ पर होता है बच्चों सबसे ज़्यादा, ब्राज़ील के फेजेंडा बागान में होता है बच्चों। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में होता है बच्चों। कॉफ़ी की कितनी किस्में पाई जाती है, 3 बच्चों। देखिए बच्चों अरेबिका, दूसरा बच्चों लिबेरिका, और तीसरा क्या बच्चों, रोबस्ता है। क्या है बच्चों, रोबस्ता है। उसके बाद बच्चों मैंने बताया था आपको कि फसल के हमारे वहाँ पे फसल ऋतु कितने हैं बच्चों, हमारी 3 है। नंबर 1 क्या है बच्चों, खरीफ ऋतु यानी जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। दूसरी क्या है, रबी जो सर्दी, गेहूँ जो चना मटर सरसों। तीसरी क्या है बच्चों, जायद यानी जो पानी वाली फसलें होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जायद कहते हैं। खीरा हो गया, ककड़ी, तरबूज, ये सब हो गया। उसके बाद बच्चों भारत में प्रमुख खाद्य फसलों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। और प्रमुख खाद्य फसल में बच्चों क्या क्या बताया था मैंने, चावल के बारे में बताया था। दूसरा क्या था बच्चों, गेहूं के बारे में बताया था, है ना। उसके बाद मैंने बच्चों आपको गन्ने के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने बताया था आपको बच्चों मोटे अनाज के बारे में बताया था। मोटे अनाज को हम क्या कहते हैं बच्चों, मिलेट्स कहते हैं। और अगर बच्चों मोटे अनाज में बच्चों एकमात्र मक्का है जो चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और
खाद्यान्न के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बाकी बच्चों जो आज हमने पढ़ा वो था बच्चों, तो यह आपका था कृषि चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको कोई गलती लगे या कुछ सुधारने के लिए आपको सुझाव देना बच्चों, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। अपना सजेशन हमें जरूर बता सकते हैं बच्चों। तब तक के लिए हम आपसे अगले चैप्टर में मिलेंगे। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद बच्चों।